हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल पे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट 24 में सेलेक्ट हुए हैं या 25 में सेलेक्ट होने वाले हैं या फिर 2026 को अप्लाई करने वाले हैं जेई के पद के लिए या फिर एएलपी के पद के लिए या फिर टेक्नीशियन के पद के लिए, तो उनके लिए ये जो वीडियो है वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो जेई ज्वाइन करके हमें कहाँ तक हम लेवल तक, कौन से लेवल तक जा सकते हैं या फिर कैरियर ग्रोथ क्या है रेलवे में आने के बाद। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिस्कस करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो है सपोर्ट थोड़ा नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए और सभी लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मैं डेली आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूंगा। ओके, बस थोड़ा बहुत सपोर्ट आप लोग की तरफ से भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो पे हम रखते हैं कि 100 लाइक्स कम से कम आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो हम अच्छा किसी और टॉपिक पे आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और आज का टॉपिक पे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जेई आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जेई जूनियर इंजीनियर या फिर एएलपी या फिर टेक्नीशियन, है ना, कोई भी ज्वाइन किए आप। तो मैं मेनली जेई पे लेके चलूंगा। टेक्नीशियन का बता देता हूँ। टेक्नीशियन अगर आप 4200 ग्रेड पे पहुंच जाओगे तब जाके एलिजिबल होगे। एएलपी में है वो 2400 ग्रेड पे से ही एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि जो 2400 ग्रेड पे होता है वो इक्विवेलेंट माना जाता है 4200 ग्रेड पे के। ठीक है, तो ये 2400 ग्रेड पे ही, मतलब एएलपी से सीनियर एएलपी जब आप बनते हो तभी आप जाके एलिजिबल हो जाते हो फॉर्म भरने के लिए। मतलब सीनियर एएलपी में भी, इसमें भी आपको 5 साल जॉब करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके एलिजिबल होगे। तो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जेई जेई से आपको एसएससी बनने में कितना टाइम लगेगा, है ना, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनने में कितना टाइम लगेगा। देखो अभी क्या है कि वैकेंसी मतलब ठीक ठाक आ रही है, रेगुलर आ रही है एंड आपका लेवल 8 है ना, और लेवल 9 दोनों हो गया है। मतलब ये पोस्ट प्रमोशन नहीं है, ग्रेड पे प्रमोशन है। ओके, ग्रेड पे। तो यहाँ से जो है वो लेवल 8 पे जो भी आपका पहले से वर्क कर रहे हैं वो चले गए हैं लेवल 8 पे और फिर लेवल 9 पे, तो थोड़ा वैकेंसी इसमें ज्यादा खाली हो जा रहा है ना। तो आपको न्यूनतम कम से कम तो टाइम जो लगना चाहिए, कम से कम 3 इयर्स लगना चाहिए। 3 इयर्स में आपका जो है 3 to 4 ईयर जो है वो आपको लगेगा ही लगेगा आपको एसएससी बनने में। ठीक है, कैसे, ये इंक्लूडिंग आपका ट्रेनिंग पीरियड है। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड है, मतलब कि ट्रेनिंग 1 साल करोगे और 2 से 3 साल के बाद आप जो है वो एसएससी बन जाओगे। अगर कुछ नहीं होता है, देखो चांसेस बहुत ही ऑफिसर बनने के बहुत कम होते हैं। मतलब कि 100% में से मान लेते हैं कि 5 to 10% ही जो है वो एसएससी बन पाते, ये ऑफिसर बन पाते हैं, ग्रुप बी ऑफिसर्स, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि आपका प्रमोशन पोस्ट ग्रेड का होगा, पोस्ट वही रहेगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर लेवल 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका लेवल 9 हो जाएगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर लेवल 9। इसके बाद आपका प्रमोशन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। और मैं आपको बताता हूँ कि ऑफिसर के लिए क्या है। मतलब इतना तक तो आप बन ही जाओगे। अगर इसके बाद आप बनना चाहते हो तो यहाँ से ही बन सकते हो। यहाँ के बाद आप अल्टरनेट कर लेना कि ये यहाँ पे भी एलिजिबल ही है। तो मतलब ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या सबसे पहले होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको 4200 ग्रेड पे 5 ईयर जॉब होना चाहिए, है ना, 5 ईयर जॉब होना चाहिए। मतलब कि ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर इंक्लूड है ना, इसमें इंक्लूड है ट्रेनिंग पीरियड। तो 5 ईयर्स पहले तो जॉब होना चाहिए 4200 ग्रेड पे। तब जाके अगर आप एसएससी बने हो ना बने हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट जेई से आप एएमई या एडब्ल्यूएम या फिर आपका जो एईएन, जो सिविल वाले होते हैं एईएन, ये बन सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट जेई से भी बन सकते हो, प्रमोशन हो गया तो वेल एंड गुड, है ना। ये यहाँ पे 4600 ग्रेड पे चले जाओगे, फिर लेवल 8 में जाओगे तो 4800 ग्रेड पे, और लेवल 9 में जाओगे तो 5400 ग्रेड पे चले जाओगे, है ना। तो ये आपका प्रोसीजर है। एलिजिबिलिटी मैंने बता ही दिया, 4200 ग्रेड पे चाहिए। एएलपी के लिए बता दिया 2400 ग्रेड पे 5 साल होना चाहिए। टेक्नीशियन के लिए 4200 ग्रेड पे होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या इनका मतलब ये है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो वैसे ही आपका डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा या फिर बीटेक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डिप्लोमा किए हो या बीटेक किए हो। आपका जो देखा जाता है वो आपने 4200 पे 5 ईयर का सर्विस दिया है कि नहीं दिया है, बस ये देखा जाता है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता है। ओके, अब आते हैं इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मैंने थंबनेल में भी बताया है कि भूल कर भी ये गलती नहीं करे। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जैसे आपने फॉर्म भरा होगा, है ना, तो फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा होगा। ओके, तो कई बच्चे ऐसे हैं, मुझे जहां तक पता है और डाउट भी पूछते हैं कि सर फर्स्ट वाला जो है वो B1 का कैटेगरी भर दिया हूँ, सेकंड वाला जो है वो C1 का भर दिया हूँ, ठीक है, तो B1 वाला क्या मेडिकल में फेल हो जाऊं,
मेडिकल फेल हो जाऊं तो ताकि मुझे जो है वो C1 मिल जाए, है ना, C1 पोस्ट मिल जाए। तो ये आपका उस टाइम तो बहुत अच्छा लगेगा, कोई नहीं बताएगा, है ना, बाद में आपको पता चलेगा, क्योंकि ऑफिसर बनने के पहले भी ना जब रिटेन एग्जाम होता है, CBT होता है, उसके बाद आपका मेडिकल ही होता है ना। तो मेडिकल में इसमें B1 कैटेगरी है ऑफिसर के लिए। B1 कैटेगरी अगर आप फेल होते हैं तो आप ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। तो C1 वाले तो भूल जाओ कि कोई भी ऑफिसर बन पाएगा, है ना, क्योंकि C1 वाले एलिजिबल ही नहीं होते हैं मेडिकल से, है ना, मेडिकल उनका अनफिट होता है क्योंकि B1 रिक्वायर्ड है और आपका C1 है। तो C1 वाले ऐसे ही बाहर हैं यहाँ से। ओके, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करना कि आपका जो है वो B1 था मेडिकल कैटेगरी, बट आपने C1, जो एक बार कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी मिल गया वो लाइफ टाइम रहता है, चेंज नहीं होता है फिर, ठीक है, रेलवे की तरफ से। नेक्स्ट है क्या, जैसे एग्जाम कैसे होते हैं, एग्जाम कैसे होते हैं, एक होता है सीबीटी, है ना, एलडीसी जिसको बोलते हैं, एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, एलडीसी के थ्रू सीबीटी होता है, जो कि पहले जो है वो जोन कराती थी, अब जो है वो आरआरबी कराती है। तो कंपटीशन टफ हो गया है, क्वेश्चन भी टफ होने लगे हैं, ठीक है। सीबीटी, उसके बाद मेडिकल होगा आपका, उसके बाद आपका होगा मेन इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू। ओके, तो ये 3 फेज में होता है आपका एग्जाम, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बन जाता है, फाइनल मेरिट, ठीक है। एक होता है आपका एलडीसी 30%, एक होता है आपका 70%, ठीक है। 70% वाला तो भूल जाओ, क्योंकि ये सीनियरिटी बेसिस पे होता है, जो जितना ज्यादा सीनियर वो अगर 60% मार्क्स से ज्यादा लेके आया तो उसको पहला प्रायोरिटी मिलेगा। 30% वाले में मेरिट बेसिस पे होता है, जो ज्यादा मार्क्स लेके आएगा उसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ओके। बाकी चीजें मैंने बता दिया। इसमें क्या है, क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन वो टोटल 175 होते हैं, ओके, 175, जिसमें से हमें अटेम्प्ट कितना करना पड़ता है, हमें 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, टेक्निकल, जैसा कि मैंने आपको दे भी दिया है, बैनर लगा दिया है, क्या क्या होता है। टेक्निकल 85 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 80 करने होते हैं। उसके बाद होता है जनरल नॉलेज एंड राजभाषा हिंदी, है ना, उसमें 55 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 40 करने होते हैं। थर्ड होता है इस्टेब्लिशमेंट रूल एंड फाइनेंशियल रूल, है ना, इसमें से 35 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 30 आपको करने होते हैं। तो कितने हो गए, 8 4 12 और 3 150 मार्क्स के आपके पेपर हो गए। इसी में से आपका मेरिट निकलेगा, नहीं मेरिट नहीं निकलेगा, इसके जो है 5 टाइम्स, वैकेंसी के 5 टाइम्स जो है वो आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद इंटरव्यू मेडिकल होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में मार्क्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वाइवा का मार्क्स होता है आपका 25, और आपका सर्विस रिकॉर्ड का 50 होता है यहाँ पे। मतलब टोटल जो होते हैं वो 150 प्लस 50, 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। 200 मार्क्स में से जो ज्यादा लेके आएगा, तो 30% का बात कर रहा हूँ, उसका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका टोटल प्रोसीजर है, ओके। एंड मैंने एलिजिबिलिटी कंडीशन बता ही दिया कि आपको जो है वो 5 ईयर्स 4200 ग्रेड पे में 5 ईयर्स का सर्विस आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप ये एग्जाम एलडीसी के लिए एलिजिबल होते हैं। जो एएलपी हैं वो सीनियर एएलपी 2400 ग्रेड पे 5 साल जॉब करते हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआई ही क्यों ना हो, एएलपी का आईटीआई ही क्यों ना हो, वो भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने पहले ही बताया कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मैटर करता है ना। एएमई कोई भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नीशियन भी है। अभी जो ईआर का रिजल्ट आप देखोगे सर्च मार के, जो 30% वाला, उसमें एक टेक्नीशियन को भी मतलब शॉर्ट लिस्टेड हुआ है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, टेक्नीशियन। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जेई भी बन सकता है, एएलपी भी बन सकता है, टेक्नीशियन भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है ना। उसका कैडर में बन सकता है, मैकेनिकल वाला मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल में, है ना, आपका सिविल वाला सिविल में, ठीक है। तो ये सब सारा आपका प्रोसेस था, जिससे कि आप रेलवे में उच्च पद पे जा सकते हो। अब कहाँ तक जा सकते हो ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आप अभी जो भी हो लेवल 6 में ज्वाइन किए हो, तो मैक्सिमम लेवल 14 तक जा सकते हो। लेवल 14 या लेवल 15 बहुत मुश्किल है, लेवल 14 तक जा सकते हो, उससे ऊंचा अभी तक कोई गया नहीं है ना, ठीक है। तो लेवल 14 तक आप आराम से जा सकते हो। तो फिर से एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि जेई आप बनोगे तो जेई के बाद आपका 2 से 3 साल लग जाएगा, 3 साल,
मोस्टली 4 साल भी लग सकता है एसएससी बनने में। एसएससी के बाद अगर आप नहीं प्रमोशन एग्जाम एलडीसी नहीं देते हैं तो आप लेवल 8 होगा एसएससी, फिर लेवल 9 एसएससी होगा। ठीक है, ये 4800 ग्रेड पे, ये आपका 5400 ग्रेड पे। ठीक है, ये आपका है 4600 ग्रेड पे और ज्वाइन करते हो आप 4200 ग्रेड पे। ठीक है, इसके बाद आप 5 साल सर्विस कर लेते हो, कोई भी पोस्ट पे रहो, या जेई पे ही रहो या एसएससी रहो, लेवल 8 लेवल 9, आप एएमई के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप एएमई बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट लेवल आपका जो होगा ये यहाँ पे लेवल 8 हो जाता है। ठीक है, लेवल 9 नहीं मिलता है। 4800 ग्रेड पे ग्रुप बी ऑफिसर होते हैं, ग्रुप बी ऑफिसर। ठीक है, बट गैजेटेड होते हैं। ओके, गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था। अगर एएमई बन गए तो गैजेटेड, नहीं तो आपका लेवल 9 नॉन गैजेटेड रहेगा ही रहेगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ अगर और डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो जवाब दे दूंगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।